नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारा 14वां टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये आयोजित यह परीक्षा है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा इसका सिलेबस भी निर्धारित किया गया है। सिलेबस से इतर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हूबहू अक्षरशः जो बातें दी गई है सिलेबस में उसी को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एड्स कैंसर। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम इन द बॉडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक एड्स और तीसरा कैंसर। आइए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाव अंग, उत्तक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो विजातीय प्रतिजनों को पहचान लेता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिकाव अंग ये ही वे अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन, मैचुरेशन और प्रचुरोद्भव होता है। आगे मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाव अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथियों, टांसिलों, क्षुद्रांत के पेयर पेचों और परिशेषिका जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाव अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक सपाल लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है। प्रश्न ये पूछता है कि थाइमस सबसे बड़ा कब होता है, तो जन्म के समय। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्यंदन के रूप में काम करता है। आगे जो हमारी प्लीहा है उसमें लाल रक्त कणिका आरबीसी का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। एड्स, अब बात एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनतम जन्मजात रोग नहीं है। मतलब एड्स जन्मजात रोग नहीं है, यही बात कह रहा है। अब एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला जो अब पूरे विश्व में फैल गया है। पूछेगा कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। सबसे पहली बार इसका पता कब चला, 1981 में। और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2.5 करोड़ लोग इससे मर चुके हैं। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। पूछता है एड्स कैसा रोग है, तो विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आगे रूप से होता है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क जब करेंगे, अगर कोई HIV पीड़ित व्यक्ति है तो उसके साथ आप यौन संपर्क स्थापित करेंगे तो आपको एड्स होगा। संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादनों के आदान प्रदान पर संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामलों में। उसके बाद संक्रमित मां से, उसके बाद अपरा द्वारा उसके बच्चे में होता है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक, लगभग 5 से 10 वर्ष हो सकता है। आगे शरीर में आ जाने के बाद विषाणु, HIV विषाणु जो होते हैं, जब व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं तो बृहत भक्षकान में प्रवेश करता है, जहां RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्ट
ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड जाइम की सहायता से प्रतिकृतियन द्वारा विषाणुवीय डीएनए बनाता है। यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में सम्मिश्र होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने के लिए निर्देश देता है। बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। धीरे धीरे वह जाएगा, पैदा करने के लिए उत्प्रेरित करेगा और वह एक फैक्ट्री के रूप में बढ़ता चला जाएगा। एचआईवी सहायक टी लसिकाओं में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। टी लसिकाणु रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला करते हैं और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। टी लसिकाणु में प्रवेश करेगा, अपने तरीके का वायरस बनाएगा, फिर हमला करते रहेगा, वायरस बढ़ता रहेगा, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जाएगी। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते रहते हैं तथा वजन घटता रहता है। टी लसिकाणुओं की संख्या कम होती जाएगी और एचआईवी वायरसों की संख्या बढ़ती जाएगी। व्यक्ति में क्या दिखाई देगा? बार बार बुखार आएगा, दस्त आता है और वजन घटने लगता है। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेट एसे है। आगे प्रतिपक्ष विषाणुवीय एंटी रिट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। एड्स का उपचार आंशिक रूप से प्रभावी किस कारण है? एंटी रिट्रोवायरल दवाइयां जो दी जाती है रोकथाम से। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम ही विशेष उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह व्यवहार करने से ही फैलता है, निमोनिया और टाइफाइड नहीं है कि अनजाने में भी यह फैल जाएगा। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य सुइया और सिरिंज ही काम में लाया जाना। आप देखे होंगे जो प्रयोजन के लायक है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद इसकी व्यवस्था करना, कंडोम मुफ्त वितरण करना, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में एचआईवी के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इत्यादि है। में भी कैंसर कहते हैं, CANCER इसकी स्पेलिंग है। मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर और यह विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसमें बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण कार्सिनोजिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका उपचार और नियंत्रण जैविक और आयुर्विज्ञान के में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होते हैं। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। अब कैंसर में हमारे शरीर में जो कोशिका वृद्धि होती है वो नियंत्रित होती है, लेकिन जब कैंसर होता है तो यह क्रियाविधि अनियंत्रित हो जाती है। उसी को बता रहा है। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती है जिससे ससंपर्श संदनम कंटेंट इनहिबिशन कहते हैं। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका स्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदर्भित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है, जिसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका हुई, दोनों विभाजित हो गई, 2 मिलके 4 बनाई, 4 मिलके 16 बनाई, एक भंडार खड़ा कर देती है, जिसे अर्बुद ट्यूमर कहते हैं। अर्बुद 2 प्रकार के होते हैं। अर्बुद मतलब ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक सुदम बिनाइन और दुर्दम मैलिगेंट। दुर्दम जिसको अंग्रेजी में मैलिगेंट कहते हैं, मैलिग्लेंट, और सुदम बिनाइन। आगे देखते हैं। सुदम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरों भागों में नहीं जाते हैं, नहीं फैलते हैं, इनसे मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर जो दुर्दम अर्बुद है, ट्यूमर है, उनसे प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है जो
नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है, अर्बुद कोशिकाएं कहलाती हैं। सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती है और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती है। जहां भी ये जाती है नए अर्बुद कोशिका का निर्माण कर देती है। अर्बुद मतलब नए ट्यूमर बनाना चालू कर देती है। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्लभ अर्बुदों का सबसे बड़ा डरावना गुण है। पूछेगा कि मेटास्टेसिस गुण क्या होता है, तो मेटास्टेसिस गुण क्या है? जो दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है, उसको बढ़ा देता है। कैंसर के क्या क्या कारण हैं? इसको सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नव द्रवीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरण और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरणों और पराबैंगनी जैसे अआयनकारी विकिरण डीएनए को भी क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नव द्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसर जन फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अबुर्दीय विषाणु कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवीय अर्बुद जीन कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई नए जीवों का पता चलता है, जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वो कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण कर लेते हैं। ये जीन कोशिकाएं सेलुलर ऑक्सोजिन सी ऑन्क या प्रोटो ऑकोजिन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। अभिज्ञान और निदान। कैंसर का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक इलाज कर लिया जाता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवतु परीक्षा, बायोप्सी और ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है। उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक भागों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कि कैंसर के जब आंतरिक कैंसर है तो उसका पता लगाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरणों का। अभिकलित टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुदानी इमेजिंग जैसी तकनीकें उपयोगी हैं। अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके और कायिकीय परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अआयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। आगे का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविकी तकनीकी को काम में लाया जाता है। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्ति करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष कैंसर जनों ने जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर, तंबाकू का धुआं से, तंबाकू खाने से जो कैंसर होता है, से बचने की सलाह दी जाती है। अब कैंसर आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरणित किया जाता है। जो ट्यूमर्स है उसको क्या किया जाता है, उसको डैमेज कर दिया जाए, मृत कर दिया जाता है। लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले प्रसामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सकीय, कीमोथेरेपी, प्यूटिक औषधि काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट है। अधिकांश औषधियों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं, जैसा कि बालों का झड़ना। आप देखे होंगे कि जिसको कैंसर होता है उसके बाल झड़ जाते हैं, वो कैंसर के कारण नहीं होता है, वो जो दवा दी जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके चलते होता है। कैंसर खत्म होता है, बाल उग आते हैं। आप अपने आस पड़ोस देखिएगा जिसको कैंसर हुआ होगा। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसा कि वाई इंटरफेरॉन, जो कि उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियता करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायक करता है।
कैंसर का अभी पूरा समूचा इलाज नहीं आ पाया है। यह हमारी बात रही 3-4 चीजों से जुड़ी हुई। HIV क्या होता है, पहली बार HIV कब आया, HIV से अभी कितने लोगों की मौत हुई है, एड्स क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इन सारी चीजों को हम अपनी इस कक्षा में पढ़े। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।